इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं। कंवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये क्या किसी सियासी जमात को वजारत दाखिला वो बैन कर सकती है या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता है इसके लिए? हमें इसमें असूली तौर पर जो हमारा जो हवाला दिया है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन जो है उनका 212 का, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत जो है वो किसी सियासी जमात को अगर उसकी कोई इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाए या सलामती आ जाए या फिर कोई दहशतगर्दी के मामला हो जाए तो वफाकी हुकूमत जो है उस पार्टी को करदम करार दे सकती है। ठीक, इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर भी नहीं, वो इलेक्शन के पाकिस्तान के बीच में दरमियान में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपील दाखिल करनी पड़ेगी, रेफरेंस दाखिल करना पड़ेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस की इजाजत को नहीं मिल जाती तौसीक, उस वक्त इस पार्टी के बारे में कोई एक्शन नहीं होता है। इनके सूबाई असेंबली के मेंबर ही बरकरार रहेंगे, इनके फंड भी मंजबंद नहीं हो सकते, दफातर भी बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला अगर इनके खिलाफ आ जाता है, हुकूमत के मौके को तो तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी जाएंगी, दफातर भी बंद हो जाएंगे और तमाम बैंक अकाउंट जो है वो मंजूद हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वजारत दाखिला के कहने को नहीं करेगा। कंवर साहब, सवाल ये कि ये जो आज नोटिफिकेशन आया वजारत दाखिला का, वज़ार कैबिनेट की अप्रूवल भी है इसके लिए, इसकी क्या हैसियत है? क्या इसकी बुनियाद पर इनके अकाउंट सीज हो सकते हैं और इनके दफ्तर बंद हो सकते हैं और इनके MPAs और MNAs अगर कोई हैं तो क्या उनकी सीट्स उनको डीसीट किया जा सकता है इससे? अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो रेफरेंस के बारे में नहीं आ जाता, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी इनको डीसीट नहीं कर सकता, ना ही इनके अकाउंट मजबूत हो सकते हैं या अपने उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है और उसके बाद ही तमाम अगर हुकूमत पाकिस्तान का जो मौका तस्लीम कर लेता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तमाम इनके बंद हो जाएंगे, तमाम दफातर भी, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के। अच्छा कंवर साहब, ये फरमाइएगा, क्या यही सोल्यूशन था जो गवर्नमेंट ने किया, यही बेहतरीन सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कोई हल था, कोई एक और रूट भी था जिसके जरिए ज्यादा एमिकेबली इस मसले को हल किया जा सकता था? इसमें जावेद चौधरी साहब हमारे दोस्त बैठे हुए शहरिया फैदी, मैं अब उनकी खिदमत में गुजारिश करूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत कमजोर नोटिफिकेशन है। इस लिहाज से इसमें आर्टिकल 17 का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 17 जो है उसमें जिक्र नहीं है कि कोई दहशतगर्दी के मामला कर रही हो, सिर्फ लेता है पाकिस्तान की इंटीग्रिटी। वो आर्टिकल 17 का आर्टिकल 17 बहुत मजबूत है। ये जो एक्ट होते हैं ये बड़े कमजोर से होते हैं, ऐसे बराए नाम ही होते हैं। लेकिन मसला एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो इनका माहिदा हुआ था इनका साथ तहरीक लब्बाक पाकिस्तान लब्बाक पार्टी का और हुकूमत पाकिस्तान का वफाकी वज़रा के दस्तखत हुए हैं, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको सबको तलब कर लेके बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि आपने तो इस पार्टी के साथ माहिदा किया हुआ है कि हम पार्लियामेंट में जो है वो करारदाद पेश करेंगे। वो बेशक ना करें, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन आपने माहिदा तो किया है ना इस पार्टी के साथ। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से ये जमहूरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको एक नोटिफिकेशन के तहत इस तरह अंदाज से एक बेलेम एक्सक्यूज के तहत किसी पार्टी को कलदम नहीं करार दिया जा सकता। अगर इस तरह लेम एक्सक्यूज पर पार्टी कलदम हो तो हमारी सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टी जो है वो कलदम हो सकती है। ठीक हो, आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइएगा कि अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा इस नोटिफिकेशन का और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है वफाकी गवर्नमेंट उसका? मेरी जाती राय, नाकिस राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नोटिफिकेशन को कलदम करार दे देगी। ठीक हो गया और ये जमात सियासी जमात के तौर पर रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के फायदा पहुंचाया फिर इसको? फायदा नहीं बताया, बस अपने नाकिस गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है, उनके वज़रा के अंदर कोई दराक ही नहीं है, कोई लॉ मिनिस्टर भी खामोशी इख्तियार की। लॉ मिनिस्टर का काम था बताता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं पता होता है, ये लॉ मिनिस्टर का पता होता है, अटॉर्नी जनरल को पता होता है कि जनाब ये क्या मामला होते हैं। आपने तो आर्टिकल, आपका ख्याल ये कि जल्दबाजी का नतीजा है, जल्दबाजी किया है, जल्दबाजी हुई है। अब शेख रशीद के कहने में तो आप किसी पार्टी को कदम करा नहीं दे सकते, लेकिन जो बाकी जो वज़रा बैठे हुए थे, हमारे शहरी साहब बैठे हुए थे, इनका उनकी राय लेते, लॉ मिनिस्टर की राय लेते, इसके बाद बाबर अमान की राय लेते, इसके बाद जाके एक फैसला होना चाहिए था ना, एकदम तो फैसला नहीं होता इस तरीके। बिल्कुल सही बात। कंवर साहब, आपका
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ये फरमाइएगा, जब आपने एक प्रेसिडेंट तय किया था आसिया बीबी के इशू में, आपने मुज़ाकरात किए इसी TLP के साथ और वो धरना भी खत्म हो गया, घर पे भी चले गए, तो आपके पास तो बड़ा अच्छा तजर्बा था कि आपने किस तरह इनके साथ डील करना है। और उसके बाद दो जो वजीर दाखिला थे जिन्होंने इनके साथ मुआहदा किया, एजाज शाह साहब ने और उसके बाद शेख रशीद साहब ने, तो आपका जो प्रेसिडेंट था उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया इस सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चोई साहब। चोई साहब, विजन, लीडरशिप, रोड मैप और गाइडेंस मेरे प्राइम मिनिस्टर और लीडर की थी, और उसमें अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। आपने देखा कि उन दिनों में तबलीगी जमात रायवंड के इज्तिमा के लिए लोग जा रहे थे, हो गए थे उस वक्त, बहुत बुरी हालत थी, और जो हुआ था वो हॉरिबल सीन्स थे जो मोटरवे के साथ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कादरी साहब, नूरुल हक कादरी साहब, फिर इसी तरह बाकी जो TLP की जो की लीडरशिप थी उनको के साथ एंगेज किया। इस्लामाबाद में, लाहौर में आप अफजल कादरी साहब से मिलते रहे? अफजल कादरी साहब से रेगुलर मिलते रहे, बड़े गुस्से में थे शुरू में, लेकिन बाद में एमिकेबली सारा कुछ रिजॉल्व हुआ। और उस वक्त आपको याद है उन्होंने फतवे जारी कर दिए थे कि किस किस के खिलाफ हमला करें, लेकिन आपने सारी अल्लाह ने कंट्रोल किया, अल्लाह ने किया। लेकिन इस बार ये वुज़रा जो बड़े जो पुराने समझदार वुज़रा, वो क्यों फेल हो? अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। उसके बाद एक और चीज हुई जो कि मैं कौम के सामने रखूंगा। हाफिज सईद साहब, उनके जितने मदरसे थे, जितने भी उनके तमाम एसेट्स, मूवेबल इमूवेबल, वो स्टेट ने लिए। 34,000 मदरसास अपार्ट फ्रॉम हाफिज सईद, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये वो तमाम चीजें हुई, तो मैं आज आपके तवसत से तब के सेक्रेटरी दाखिला को क्रेडिट देना चाहूंगा। उनका रोल भी बड़ा एग्जेम्पलरी था। ठीक। अब बात आती है, जब ये मुआहिदा हुआ ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का और TLP का, और फिर ये अब का शेख रशीद साहब का और TLP का, तो इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि 20 अप्रैल एक मुआहिदा हुआ, और मुआहिदे को पूरा करने के लिए 16 यानी कल के लिए इजलास बुलाना, और इजलास बुलाने से पहले जब ये हाफिज साद साहब जो बरखुरदार हैं खादिम रजीज़ साहब के, उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे एक किस्म का थ्रेट किया कि हम हर हाल में जाएंगे और लाहौर से निकलेंगे, और उसके बाद जब रोड पे निकले उसके बाद जो हॉरिबल सीन्स आपने देखे, तो आज मैं कंवर दिलशाद साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि क्योंकि अगर मैं इंटीरियर में ना रहा होता तो मुझे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी, देखें लोग कहते हैं जो बाइडेन क्या करेगा, पुतिन क्या करेगा, स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो थ्रेटन हुई है। आपका ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी में आज के दुनिया में जो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है, फैटफ की तलवार ऑलरेडी आपके ऊपर लटक रही है। इन तमाम प्रोसेसेस में एक चीज जो और आपको और मुझे अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें आपने बड़ा एक्टिव तरीके से तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बामी मशावरत, उसके बाद और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो बेस लाइन है, बैकबोन है। ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा किया। देखिए अफरीद साहब, एक सवाल है, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये पाबंदी जो है ना आखिरी एक्ट है, ये जब आप किसी पर पाबंदी लगाते हैं किसी सियासी जमात पे, तो फिर आपने फाइनल राउंड खेल लिया, उससे पहले जो राउंड्स है सारे के सारे वो क्या आपने एक्सरसाइज किए? 2018 से जब ये उस वक्त जब आसिया वर्डिक्ट केस में जब ये लोग, उस वक्त भी लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, सूनर और लेटर ये फिर रोडों पे निकलेंगे, फिर जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान में। अब देखिए 20 अप्रैल डेडलाइन से सर उस मुआहदे की आपने 12 को गिरफ्तार कर लिया, $1 बिलियन, और जब आपने 12 को गिरफ्तार कर लिया तो क्या आपको अंदाजा नहीं था कि इसका रिएक्शन भी आएगा? $1 बिलियन, और जब रिएक्शन का आया तो आपके पास कोई तैयारी नहीं थी उसकी। 4 दिन स्टेट गायब रही, ना वजीर दाखिला नजर आए किसी जगह पे, ना प्राइम मिनिस्टर साहब नजर आए किसी जगह पे। तो ये फेलियर जो है उस जमात का नहीं है, उनका जो एक्ट है, पाकिस्तान में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो आप लोगों ने किया उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जी, नंबर 1 इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा सब कुछ कुर्बान, माँ बाप बीवी बच्चे जान माल मूवेबल इमूवेबल, जो इस ये सोच नहीं रखता उसका ईमान कामिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे बताएं पुलिस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जब अल्लाह के महबूब की नामूस और इज्जत और उनके हवाले से जब दरूद पढ़ा जाए, उन लोगों में जो मेरे हैं, मेरी इज्जत है, रियासत के पास तमाम चीजें थी, पुलिस के पास था, उन्होंने हाथ नहीं उठाया शुरू में। ये जो 4 दिन टॉलरेट करते रहे, बात करते रहे, मुशावरत, नूरुल हक कादरी साहब कौन है?
नूरुल हक कादरी साहब और ये बाकी जितने प्रोमिनेंट पाकिस्तान की शेख गदी। रशीद साहब नहीं गए। देखें मेरी बात सुनिए, शेख रशीद वो तो साहब अपने कमरे में बैठे रहे और वफ जाता रहा, वो बात करता रहा। शेख रशीद साहब उनके सामने गए ही नहीं। शेख रशीद साहब से तो ना मेरी बात हुई ना, मैं सिर्फ आपको बताऊं, अब जब ये चीजें हुई तो ये सोशल मीडिया के उस बयान पे जो हाफिज साद साहब ने दिया, उसके बाद इन्होंने जो मुझे नॉलेज दी गई कि इन्होंने एंगेज करने की कोशिश की। को शामिल करने दें। मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूं कि आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, आपने आसिया बीबी का जो इशू था उसको सॉल्व किया, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल उसी स्पिरिट से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, आज ये गलती नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की।